स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज से हम लोग करने वाले हैं जैक बोर्ड के जितने भी क्लासेस हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के 8, 9 और 10 उन सब का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम कर रहे हैं क्लास 10 का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि हर ईयर रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन के साइड से। और ये क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि कितना भी पैटर्न बदल जाए बट वो क्वेश्चन को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। अगर आप सबको एवरेज मिला करके देखो तो ये 20 मार्क्स से प्लस का क्वेश्चन है और 100% कन्फर्म क्वेश्चन है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है वो नंबर्स चेंज रहे तो 100% नहीं बोलूँगा, मैं 70 बोलूँगा, क्योंकि प्रोसेस तो सेम रहेगा, सॉल्यूशन तो सबका अलग होगा, है ना, अलग अलग नंबर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो ब्लूम स्टडी सेंटर के ऑफलाइन बैच के क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन, उनके जो मंथली टेस्ट है उसके लिए, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा मैं आपको करवाऊंगा। एक बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 सालों के बीच में आया हुआ है और अभी जैसा पैटर्न बनाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बना के प्रोवाइड करूंगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। 156 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड, पहले समझिए होता क्या है। अभाज्य मतलब क्या? अभाज्य मतलब ऐसा नंबर में तोड़ना जो कि किसी से भाग ना जाता हो, जैसे कि 2 ये केवल 1 और अपने से ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी से नहीं जाएगा। 3 ये भी एक अभाज्य है ना। 4 अभाज्य है? जी नहीं, 4 भाज्य बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 खुद से और 4 से तो 1 से तो जाता ही है, साथ ही ये 2 से भी भाग चला जाता है। मतलब किसी अगले से ये भाग चला गया, मतलब वो भाज्य बन गया। ठीक है, लेकिन जो तोड़ा नहीं जा सकता, जो किसी से भाग नहीं जाता, उसे ही कहते हैं अभाज्य। गुणनखंड मतलब गुना का खंड खंड कर देना। तो 156 को देखते हैं। 2 का पहाड़ा में कितने बार में आ गया? 78 बार में। और 2 के पहाड़े पे 78 कितने बार में आया? 3 बार में। और ये कितने बार, सॉरी 78 आया 39 बार में, और 39 आया 3 के पहाड़े में 13 बार में। ठीक है, तो ये हम लोग निकाले इसका एलसीएम, तो आया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता हमारा 156। तो इसको अब हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, कुछ इस फॉर्मेट में लिखेंगे। आप चाहो तो बीच में ये भी कर सकते हो, 2 गुना 2 को 2 का स्क्वायर। तो ये दोनों आपका आंसर है। आपको ऑप्शन में जो दिखे आप उसको टिक मारिए, या फिर सॉल्यूशन में आप ये भी लिखिए, ये भी लिखिए, किसी पे मार्क्स नहीं काटेगा। आगे बढ़े तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग। ये एक तरह से ना जो मूल निकालने वाला और शून्यक निकालने वाला क्वेश्चन आप पढ़े, उनका जो लास्ट आंसर आता है उन सबको जोड़ने पे कितना आता है 100 पूछा गया है। तो ऐसा है कि अगर हम उतना लंबा सॉल्व करेंगे तो ये एक नंबर का क्वेश्चन के लिए बहुत टाइम जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा का मतलब है पहला शून्यक, बीटा का मतलब है दूसरा शून्यक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो हमको पता है इसमें ए का वैल्यू कितना है, x के साथ क्या है नंबर में 1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू क्या है x के साथ में क्या है नंबर में -7, c का वैल्यू क्या है 12, ये रहा 12। ओके, तो ये हो गया हमारा a b c का वैल्यू। अब हमको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है तो किसके बराबर हो जाता है? -b/a। -b मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका -7 ऑलरेडी है और उसमें एक फॉर्मूला का माइनस, एक फॉर्मूला वाला माइनस और एक इसका अपना माइनस। तो माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। नीचे a का वैल्यू 1 है ना, तो 1 तो सबके नीचे होता है तो लिखने की जरूरत है नहीं। माइनस माइनस प्लस 7, ये है आपका आंसर। आगे बढ़े तो बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये जो है ना दूरी, जो आप लोग करती तल जो पढ़े थे इस तरह से, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, तो इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ठीक है, यहाँ पर में उसका कोई वैल्यू होता था x और y। तो हम लोग जानते हैं स्टार्टिंग वाले को x कहते हैं, बाद वाले को y। इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि, इसको कहते हैं भुज, इसको कहते हैं कोटि। तो इसको हम लोग अपने दिमाग से क्या मान लेते हैं? x1 मान लेते हैं शुरू वाले को, y1 मतलब 1 वाला पार्टी मान लेते हैं, x1 ये y1, इसको मान लेते हैं x2 ये y2। ठीक है, x2 और y2। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूरी जो निकालना होता है तो दूरी का सूत्र होता है, क्या सूत्र? रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का x2 और x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है आगे? फिर उसी में जोड़ना है क्या? y2 माइनस y1 करके उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमने पुट किया। अब यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 कितना है भाई? 4 माइनस x1 मतलब 2, 4 माइनस 2, और फॉर्मूला में दिया था स्क्वायर तो हम भी डाल दिए यहाँ स्क्वायर। आगे बढ़े तो क्या है? प्लस प्लस हम भी डाले। अब फिर बोला जा रहा है यहाँ पर में y2 माइनस y1, देन y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 हो गया,
नहीं नहीं, हाँ 1 माइनस 3 हो गया, साथ ही साथ क्या बोला गया है उसका स्क्वायर, तो हमने डाल दिया स्क्वायर। आगे बढ़े तो देखते हैं हम लोग क्या, 4 में 2 घटाने पे 2 बचता है, 1 में 3 तो घटेगा नहीं। आप देखो 1 में 3 घटा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स प्लस है, तो प्लस माइनस होता क्या है, माइनस, तो माइनस करेंगे, जो बड़ा है उसमें छोटा को 2 बचेगा, और जो बड़ा नंबर है लार्जेस्ट नंबर उसका साइन लग जाता है, तो -2 का स्क्वायर। देन अगर हम इसके आगे बढ़े तो क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर है मतलब 2 2 4 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर है मतलब -2 2 बार गुना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में 4 4 सेम सेम आ गया। अब क्या हुआ, दोनों को जोड़ दिए, 8 हो गया, और 8 को जब हम तोड़ते हैं रूट से निकालने के लिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 टूटता है इस तरह से, तो 3 2 निकला, जिसमें से हम एलसीएम निकालें, सॉरी ये रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ 2 में से 1 निकल जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं मिल पाया वो रह जाएगा रूट के अंदर, तो 2√2 है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए पहले 6 के लिए आता था, अभी 4 या 5 के लिए आता है। आप इसको 100% याद करेंगे, इससे कम से कम 7 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसी से बन जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3x² - 5x + 2, इस तरह से आपको एक दे देगा नंबर, और बोलेगा समीकरण दे देगा, और सॉरी और बोलेगा कि जो d है, d मतलब विविक्त कर निकालिए, और निकालने के बाद जो प्रकृति आता है वो बताइए, और मूल निकालिए। ये 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन ध्यान रखिए, यहां तक मैंने निकाला है विविक्त कर, यहाँ पे बताया है मैंने प्रकृति, और यहाँ पे निकाला है मैंने मूल, ठीक है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर 6 मार्क्स का है तो समझिए फर्स्ट वाले में आपको 2 मार्क्स, सेकंड वाले में 1 मार्क्स, और बाकी फिर आपको 4 मार्क्स, इस तरह से दिया जाता है। तो आप आधा या खाली नहीं छोड़ेंगे, आप हर एक चीज को कंप्लीट करेंगे। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला रटेंगे, डी मानते हैं हम लोग विविक्त कर को, और इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो a यहाँ क्या है, x² के साथ जो गुना है 3, b यहाँ क्या है -5, देन c क्या है 2। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, विविक्त कर बोले तो d = क्या हो जाएगा, b² - 4ac, जिसमें से हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर, मतलब b में क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे उसके बाद फिर लिखा गया 4ac, 4 गुना a गुना c, तो 4 का मान कितना, 4 ही रहेगा, a का मान 3 हो गया, c का मान 2, 3 गुना 2। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखें तो क्या हो जाएगा, -5 गुना -5 लिखना होगा, -5 का स्क्वायर है, पावर 2 है तो 2 बार गुना होगा, 5 5 हो जाएगा 25, और माइनस माइनस प्लस, तो आया मेरा 25, और देन इधर माइनस है, माइनस लिखे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब 25 में 24 को घटा के देखते हैं तो कितना आ गया मेरा, 1। आंसर कितना आया, 1। ध्यान रखो, यहाँ पर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताएं हम लोग पहला विविक्त कर, अब बताना है मूलों की प्रकृति। तो प्रकृति कुछ इस तरह से बताया जाता है, हम जानते हैं कि जो हमारा डी है, ठीक है, वो क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया, एक तो 0 से बड़ा है ना भाई, तो डी हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा हो गया। या तो हम लोग इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि b² - 4ac किससे बड़ा हो गया, किससे, 0 से। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। हम लोग जानते हैं d किसके बराबर होता है, b² - 4ac, तो यहाँ पे लिख दिया b² - 4ac जो है ये बड़ा हो गया, मतलब यही d का ही बात कर रहा है, ये बड़ा हो गया किससे, 0 से। ओके, तो ये दोनों कंडीशन है कि अगर हमारा d जो है वो बड़ा हो जाता है किससे, 0 से। 0 से बड़ा मतलब कोई प्लस वाला नंबर आ जाता है, तो मूल हमेशा क्या बनता है, ओरिजिनल। और सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ समान नहीं होगा, यहाँ होगा असमान या फिर अलग अलग, ठीक है, क्या हो जाएगा, असमान। सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर में क्या होगा, असमान मतलब अलग अलग। ध्यान रखेंगे, यहाँ एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब भी d जो है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा नंबर आ गया, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, लेकिन अलग अलग। समान कब होता है, जब d 0 के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ असमान होगा, बराबर। आप नोट्स में ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, नोट्स में लिखते टाइम पे यहाँ पे सही कर लीजिएगा, समान नहीं, क्या होगा, असमान। आगे बढ़े तो ये हमने बता दिया प्रकृति कि अगर d बड़ा है तो क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान। आगे बढ़े तो मूल निकालने का फॉर्मूला देखें, ये है आपका फॉर्मूला। यहाँ से होता है तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट, मतलब इसी का जो तीसरा पार्ट है, विविक्त कर निकाले, प्रकृति निकाले, मूल निकालेंगे। क्या आखिर मूल क्या क्या है भाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x बराबर -b, फिर प्लस माइनस, ऐसे प्लस लिखा हूँ, उसके नीचे ही माइनस दिया हूँ, प्लस माइनस √b² - 4ac। अब आप सोचोगे ये क्या है इतना बड़ा फॉर्मूला, तो इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो, कैसे, -b, तो आप लिख दीजिए -b, प्लस माइनस। आपको पता है कि b² - 4ac जो है हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो क्या होता है, d का मान होता है,
है कि नहीं, ये तो हम पहले निकाल दिए ना। तो हम यहाँ पर में इसको इतना पेचीदा क्यों बनाए, हम यहाँ पर में ही डायरेक्ट क्यों ना लिख दे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी। तो हम इसको रिप्लेस करके नया फॉर्मूला बना दिए, अंदर से इनको सॉल्यूशन, इतना बड़ा सॉल्यूशन हटा के किया हुआ सॉल्यूशन डाल दिए, बोले तो डी। तो नया फॉर्मूला बन गया मेरा, कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह डी लिख दिया। और मैंने पहले ही बताया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। x बराबर अब लिखेंगे माइनस बी। तो माइनस बी का मान कितना है भाई, तो यहाँ पे b का मान -5 है। b का मान क्या है, -5। b का मान -5 और ऑलरेडी फॉर्मूला का माइनस है। देखिए b का मान कितना है, -5 और फॉर्मूला में बोला है -b, देन क्या हो जाएगा, 5 के आगे 2 ठो माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, एक फॉर्मूला का और एक इसका अपना पर्सनल। तो 2 हो गया, बीच में क्या है प्लस माइनस, डाल दिया प्लस माइनस, अंदर क्या हो जाएगा √d मतलब √1। d का वैल्यू हमने 1 निकाला था ऊपर में, ये रहा। तो उसी तरह से आगे बढ़े तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 है, 2 गुना a का मान मैंने बताया था कितना है यहाँ 3, कितना है 3, तो हमने बैठा दिया यहाँ 3। अब सॉल्व करके देखते हैं, तो -5 का क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस माइनस यहीं पर रहेगा बीच में, और √1 को हम लिख सकते हैं गुना 1, है ना, तोड़ के लिख सकते हैं। तो √1 का वर्गमूल निकलेगा 1 आ जाएगा, यहाँ 2 तिया 6 हो गया, है ना, √1 का वर्गमूल निकलेगा 1 आ जाएगा, तो 5 + -1/6। अब यहाँ कंडीशन आ गया है कि हम लोग इसको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करेंगे, अब 2 पार्ट में बांट देंगे, एक इधर एक इधर, 2 मूल निकलेंगे, तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, मतलब अलग अलग कॉमा लगा के लिख देंगे। एक में प्लस चला जाएगा, एक में माइनस, इधर देखिए प्लस माइनस दोनों था, 5 + 1 इधर लिख दिए और 5 - 1 इधर लिख दिए, दोनों सेम ही है, नीचे 6 लिखा हुआ है दोनों में। तो बस चेंजिंग क्या था, साइन को पर्सनल कर दिए जो साथ में था। 5 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया 6, x का मान 6/6, 6 से 6 घटा कितना आ गया 1, कितना आया 1। इधर क्या था, 5 में 1 घटाएं कितना बचा 4, और नीचे कितना है 6, 4 में 6, 4 और 6 को काटेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आंसर मेरा कितना आया 2/3। तो ये रहा मेरा एक आंसर, एक रहा 2/3। देखिए मैंने कहा था मूल अलग अलग होंगे, मैंने गलती से लिख दिया समान होंगे असमान, मूल असमान होंगे तो क्या असमान होंगे, 1 और 1 2/3, ये दोनों अलग अलग है। या तो इसको बहुत जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 3, 2/3। क्यों, क्योंकि अल्फा मतलब होता है आपका पहला शून्य और बीटा मतलब हो गया आपका दूसरा शून्य, ठीक है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी अभी भी कुछ बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं समांतर श्रेणी के। समांतर श्रेणी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्व अंतर तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी दिया है 3, 3, 3, इस तरह से बढ़ते ही जा रहा है, और बोला है इसका सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब क्या था, सार्व मतलब होता है सभी, सार्व मतलब सभी, अंतर मतलब फर्क। तो सभी में जो फर्क है उसको ज्ञात कीजिए तथा प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर जो होता है इसका फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 - a1। ये भाई a2 क्या है, तो जो सीट है, ये पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा सीट, तो सीट को हम लोग कहते हैं a, और सीट का जो पोजीशन है, पहला सीट a1, दूसरा सीट a2, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे d बराबर फॉर्मूला होता है a2 - a1। तो a2 का मान कितना है 3, कितना है 3, a1 का मान कितना है, वो भी 3 है, a2 ये रहा और a1 ये रहा, तो दोनों का मान 3 हो गया। तो 3 में 3 घटाए तो d का मान सार्व अंतर कितना आया 0, मतलब सब में कितना का फर्क है 0 का। ये हो गया आपका आंसर। आगे बढ़े तो वहीं पर मैं बोला था तथा प्रथम पद को भी ज्ञात कीजिए ना। तो अतः श्रेणी का सार्वंतर 0 है तथा इसका प्रथम पद बोले तो a1, a मतलब उसका सीट, सीट का पोजीशन 1, a1 कितना है 30, कितना है सॉरी a1 कितना है 3, कितना है 3, खत्म। आगे बढ़े तो यहाँ है AP में यदि a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और an बराबर नहीं पता। देखिए a मतलब हो गया पहला पद, पहला पद कितना दे रखा है आपको 7, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहला पद मानेंगे किसको 7 को। फिर बोला है सार्वंतर जो है d है वो 3 है, d 3 है मतलब फर्क 3 3 का होगा, तो 7 में 3 को जोड़ दिए तो 10 हो गया, 10 में 3 को जोड़े तो 13 हो गया, फिर सब में 3 3 जोड़ के बढ़ा के लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो उतना नहीं लिखना है, 2 3 लिख करके आपको स्किप करना है, ठीक है, और इसे डॉट डॉट देना है। फिर n मतलब क्या हो गया, n मतलब सीट का नंबर। ये जो हम a1 a2 लिखते हैं ना, तो नीचे जो सीट का नंबर है, इस सीट का नंबर हमको नहीं पता होता है तो यहाँ n लिख देते हैं। तो वही कोई सीट होगा A8, इसलिए हम लोग को क्या बताया है कि जो n का वैल्यू है वो 8 है, 8वां सीट का वैल्यू पूछा है आपसे। और an बराबर कितना होगा, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A8 बराबर, क्यों, क्योंकि n का मान तो पहले जहां भी n है वहां चिपका दीजिए 8, और क्या
चलिए फॉर्मूला पे आते हैं। तो समांतर श्रेणी हमारा बन गया क्या 10, 13, तो इस तरह से करते हुए an का मान ज्ञात करने बोला था और जहाँ n का मान बोला है 8, तो पक्का an मतलब a8 का मान ज्ञात करना है। अब आते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि an बराबर कौन सा, an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, इसको रट लीजिए। an बराबर किसी भी पद को निकालने के लिए बोला जाए तो a प्लस n माइनस डी आपका फॉर्मूला होता है। अब इसलिए चूंकि ये होता है, इसलिए क्या किए, ए एन की जगह लिख दिए a8, आठवां पद का निकालना है। ए का मान कितना होगा, पहला पद, ए का मान बोल दिया, a2 का बोले, a3 का बोले, लेकिन a लिखा है मतलब ये a1 है, और a1 का मान कितना है, सबसे पहला पद का 7, तो यहाँ लिखे 7। अब 7 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, 8 माइनस 1 बोले तो n माइनस 1 बोला है, n का मान कितना है, n का मान देखिए, n का मान 8 दिया, 8 लिख दिया, माइनस 1 फॉर्मूला में ही बोला था, लगा दिए, गुना d का मान कितना था 3, अंतर कितना का था 3 का। 7 को लिखे यहीं पर में, 8 में 1 घटाएं कितना बचा 7, और 7 के साथ 3 गुना हुआ, 7 दिया कितना बन गया, डायरेक्ट लिख दिए 21, तो हो गया 21, और 7 में 21 जोड़े तो कितना आएगा आपका 28, कितना आ जाएगा 28, 7 और 21 को ऐड करने पे कितना आया 28, यही है आपका आंसर। मतलब अगर आप इस तरह से an, ये हो गया आपका a1, a2, a3 करते करते जब आप a8 आठवां शीट में जाओगे ना, तो आठवां शीट में आपका 28 आएगा। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से, एक त्रिभुज दिया है जिसमें बताया गया है कि ये रेखा इसके समानांतर है। ठीक है, ये रेखा जो BC है वो DE के समानांतर है, तो बताइए कि इसका मान AD का मान कितना होगा। बाकी का दे रखा है, इधर DB का दिया 7.2, AE का दिया 1.8 और EC का दिया 5.4। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि AD बटे DB, क्या AD और DB को हम लोग बट्टे में लिख दें बराबर AE और EC को बट्टे में लिख दें, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक तरह से बराबर हो जाता है। क्यों बराबर होता है भाई, तो ये होता है थेल्स प्रमेय से, जो कि आगे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। 9.1 ये सिद्ध करता है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अनुपात इन दोनों का बराबर हो जाएगा। देखिए AD का मान हमको पता है, AD नहीं पता है, यही लिख दिए। DB का मान पता है 7.2, ठीक है, AE का मान पता है 1.8 और EC का मान पता है 5.4। थोड़ा सा यहाँ पेचीदा हो गया, ध्यान से देखिए क्या है, 1.8 था और 5.4 था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा ये नंबर है पॉइंट वाला है, इसको हमको दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए हम क्या किए, पॉइंट हटा दिए। जब भी पॉइंट हटाते हैं तो नीचे हर में, या अगर हर से हटाए तो अंश में, अपोजिट साइड में जाकर के क्या होता है, यहाँ से हम एक पॉइंट हटा रहे हैं तो 10 बन जाता है। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स होते तो 100 बन जाता, पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर्स होते तो 1000 बन जाता, मतलब 0 बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से भी एक पॉइंट हटाए तो मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, और पॉइंट के पीछे एक नंबर था तो इसलिए यहाँ 1 0 देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ये 18 गुना 10 और 54 गुना 10, तो 10 10 आपस में कट गया। यहाँ पर में बच गया आपका 9 दूनी 18, 9 छक 54, 2 एका 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आ गया मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन। आगे बढ़े तो AD बाई 7.2 है, 7.2 का साइड चेंज कराएंगे, ये इधर भाग में था, इधर जाके गुना में चला जाएगा, मतलब 1 से गुना हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो 7.2/3 ही रहेगा। फिर से यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाएं, बदले में नीचे गुना का साइन दिए, और पॉइंट हटाने के बदले क्या लिखेंगे 10, क्या लिख देंगे 10। अब ध्यान से देखिए, 3 से 72 को काटे, 3 का 3 और 3 का टेबल में 72 कितने बार में आ गया, 24 बार में, तो और नीचे कितना है 3 गुना 10, 1 हट गया, 10 का 10 हो गया। अब यहाँ 24/10 आया, तो ध्यान से देखिए 24/10 है, 1 0 है ना, तो 1 के बाद बस पॉइंट लगा दीजिए, यही होगा डिवाइड करने में आपका आंसर। पॉइंट पे पूछा इसलिए पॉइंट में आंसर दे दिए, खत्म। तो इस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये बताना है आपको। कहने का मतलब क्या है, सीधा सा ये प्रमेय है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है कि कोई त्रिभुज है भैया, ठीक है, कोई त्रिभुज है जिसमें ABC छोड़िए, नाम हटाइए, एक त्रिभुज है, उसमें कोई एक भुजा के समानांतर, मतलब समान अंतर वाला, तो मान लेते हैं इस भुजा को, ठीक है, इस भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो बताइए कि वो जो अन्य 2 भुजाओं को ये 2 भागों में विभाजित कर दिया है वो समानुपाती होते हैं या समान अनुपात में विभाजित होते हैं, कुछ इस तरह से ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है। ये जो प्रोसेस है ना, आपको सॉल्यूशन नहीं भी आता है, बस इतना भी लिख देते हो रचना तक। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है।
इसलिए कुछ प्रोसेस को नहीं छोड़ना, आधा अधूरा भी सही बना के आना है। दिया है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समानांतर है। त्रिभुज एबीसी है जिसमें भुजा बीसी के समानांतर है। बीसी के समानांतर कौन है? डीई खींची गई है। कौन? डीई। जो AB को D बिंदु पर, AB को किस पे? D बिंदु पर, देखिए AB को किस पे? D बिंदु पर, ठीक है। आगे बढ़े, AB को D बिंदु पर और AC को किस बिंदु पर? E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देख लिया आपने। आगे बढ़े, ये हमने दिया गया है लिखे, जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। उसको अपने से बना के लिखे। सिद्ध क्या करना है कि AD बटे DB, मतलब AD और DB इन दोनों को भाग करें और AE बाई EC को भाग करे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। आगे क्या लिखेंगे? रचना। हमको कुछ कुछ रचना करना होगा, जैसे D से AC पर DM लंब, D से कहाँ पे? AC पे। किस पे? AC पे। क्या डाल रहे हैं हम? लंब डाल रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े तो यहां पर में देखेंगे तथा D से क्या किए? AC पर लंब डाले, कौन सा? DM। और साथ ही साथ यहां पर में E से लंब डाले क्या? AB पर EN, ठीक है। वही चीज हमने यहां पे लिख दी है। D से क्या किए? AC पर DM, D से AC पर, D से AC पर DM डाले, ये रहा आपका DM। उसी तरह से बोला है क्या? E से AB पर EN, E से AB पर EN एक अपने से हम लोग लंब डाल दिए, ठीक है। ये जो दिख रहा है रेड टाइप का जो डॉट डॉट किया हुआ, वो हम बाद में कंस्ट्रक्शन किए हैं। तथा B को E से मिलाया, D को C से मिलाया। B जो है इसको E से मिला दिए और C को D से मिला दिए। बात खत्म। आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग प्रमाण। प्रमाण मतलब सबूत देना। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसलिए अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और BDE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ADE मतलब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और एक दूसरा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ये इन दोनों पार्ट्स को हम लोग ले रहे हैं और यहां से निकाल रहे हैं। तो यहां देखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? आधार गुना ऊंचाई होता है 1/2 दोनों में लिख दिए। ADE का क्षेत्रफल बट्टे BDE का क्षेत्रफल मैंने दिखा दिया, ऊपर वाला और नीचे वाला का आधा। तो क्या होता है? आधार। आधार क्या है भाई? ADE में देखते हैं, त्रिभुज ADE में, ठीक है। इसमें आधार हम मानेंगे किसको? AD को। किसको मानेंगे? AD को। तो हमने लिख दिया AD गुना ऊंचाई किसको मानेंगे? ऊंचाई हमने माना है इसका ऊंचाई, इसको EN को। किसको माना है हमने? EN को। तो इसका जो ऊंचाई है, ये आधार बन गया ये वाला पार्ट। वेट, इस त्रिभुज में आधार बन गया आपका ये वाला पार्ट और ऊंचाई बन गया आपका ये वाला पार्ट। तो हमने लिख दिया AD इंटू EN। क्या लिख दिया? AD इंटू EN। अब नीचे BDE में देखते हैं, BDE के क्षेत्रफल में, BDE का क्षेत्रफल में, इसमें हमने माना आधार को DB। क्या माना? DB। आधार को क्या माना? DB। और साथ ही साथ DB, और साथ ही साथ इसका जो ऊंचाई बनेगा, इसमें ऊंचाई को भी आपको सेम मानना है EN। क्या मानना है? EN, क्योंकि जो ऊंचाई होगा वो सेम ही होगा। EN मान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ इस तरह से बना दिया। क्या आया? AD गुना EN, साइड का ये आधार हो गया और जो EN दोनों में सेम मानना था और इसका भी ये आधार हो गया। EN से EN कट गया, 1/2 कट गया। हमारा ADE का क्षेत्रफल बट्टे BDE का क्षेत्रफल क्या आया? AD बाई DB। ये हुआ मेरा समीकरण पहला, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से AED का क्षेत्रफल, ये जो ADE है ना, उसी को बदल के AED किए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। AED का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल। AED का क्षेत्रफल तो दोनों तो सेम ही होगा, और ECD का क्षेत्रफल। अभी दो त्रिभुज लिए, एक ऊपर वाला, तभी इधर साइड का लिए थे, अभी इधर साइड का ले रहे हैं। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए। इस त्रिभुज में अभी हम लोग लेंगे आधार, ये हो जाएगा AE। आधार क्या हो जाएगा? AE। लीजिए, हमने लिया आधार AE और ऊंचाई क्या हो जाएगा? DM हो जाएगा। तभी EN लिए थे, तभी ऊंचाई क्या बनेगा? अभी बनेगा DM, ठीक है। तो उसी तरह से नीचे वाले त्रिभुज में EC इसका आधार हो जाएगा, और भाई ऊंचाई तो हमको सेम डालना है, DM और EC। तो ये रहा EC गुना DM, ठीक है। ये रहा आधार और ये रहा ऊंचाई, ठीक है। DM से DM कट गया, 1/2 कट गया, AE बाई EC आ गया, समीकरण दूसरा। अब हमको पता है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे भाई? यहाँ देखिए, त्रिभुज BDE और EDE, ठीक है, या फिर
CED, जो भी आप बोलिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, नेम को इधर उधर से लिखा जा सकता है। हमने लिखा है यहाँ ECD, क्या लिखा है ECD, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ECD या तो फिर BDE, बात एक ही है। तो दोनों जो यहाँ त्रिभुज बन रहे हैं आपस में, बोला जा रहा है कि इनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। हम कैसे बोल दिए ऐसे, इसलिए बोले क्योंकि ये जो त्रिभुज है, एक तरह से हम देखें तो क्या है, एक ही आधार पे बने हुए त्रिभुज है। एक ही आधार मतलब ये उनका आधार है, मान लेते हैं एक ही लकीर पे ये दोनों बन रहे हैं, एक त्रिभुज इधर जा रहा है, एक त्रिभुज इधर जा रहा है, लेकिन बन तो एक ही लाइन से रहा है। और जब भी एक लाइन से दो त्रिभुज निकलेंगे और समांतर रेखाओं के बीच बनेंगे, देखिए ये समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से बना हुआ त्रिभुज है, तो सीधी सी बात है दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी सिद्धांत को हम समझते हुए यहाँ पे लिखें कि एक ही आधार पे बने हुए हैं, इसलिए दोनों पार्टी बराबर। तो ये हो गया समीकरण तीसरा। अब देखिए नीचे वाले पार्टी बोले तो BDE और ECD दोनों पार्टी बराबर हुए, साथ ही साथ AED और ADE दोनों तो भाई बराबर ही होंगे, इधर से लिखो या उधर से लिखो, दोनों तो आपस में वैसे भी बराबर है, एक ही त्रिभुज का बात हो रहा है। तो हम समीकरण पहला से देखें तो समीकरण पहला में क्या आया है मेरा, ADE का क्षेत्रफल बटे BDE का क्षेत्रफल AD/DB, ये रहा AD/DB। और ये पार्टी तो बराबर है किसके, ये नीचे वाले के, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोनों त्रिभुज तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर में हमारा AED/ECD का क्षेत्रफल कितना आया है, AE/EC। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर में, तो हमने इसको बता दिया बराबर और निकाल दिया, दोनों समीकरण को लिख दिया। ये पहला समीकरण हुआ, ये बराबर हो गया किसके, दूसरे समीकरण के। तो अब हम लिख सकते हैं अब सभी समीकरण, या तो फिर अब समीकरण तीसरा, दूसरा और पहला से क्या हो गया, सब चारों आपस में बराबर है, तो ऑफ कोर्स ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए इसका वैल्यू 5, तो इसका भी तो 5 हो रहा है, और इसका भी 5 है तब तो इसका भी 5, इसका भी 5, मतलब सबको साथ में लिखा जा सकता है। तो सीधी सी बात है AE/EC AD/DB, AE/EC AD/DB, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप चाहे तो इसको इधर से भी लिख सकते हैं, AD/DB बराबर AE/EC, दोनों सेम ही चीज है। तो यहाँ होता है आपका वीडियो खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो पे मैं बनाऊं, जल्दी से आप हमारे ये चैनल पे जाकर के वीडियो देखिए, विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। क्लास 8 और 9 का भी मैं बनाने वाला हूँ। क्लास 10 का पूरा कंप्लीट कराऊंगा, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू चलेगा, 2 मंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसी तरह से आधे घंटे में पूरा कंप्लीट तैयारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।